नमस्कार दोस्तों, 1 जून 2021 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखिए, बहुत सारे लोग द हिंदू की पीडीएफ मांगते हैं। पीडीएफ थोड़ी लेट मिलती है, उसमें प्रॉपर नोट्स एग्रीगेटेड एक ऑर्गेनाइज तरीके से आर्टिकल नहीं मिलता है। तो मैंने एक चीज़ ट्राई की है। 31 मई 2021 का द हिंदू एडिटोरियल के जो जिस्ट नोट्स हैं वो मैंने आपको अवेलेबल करवाने की कोशिश की है। कल जो मैंने आपके साथ एडिटोरियल डिस्कस किया था उसमें मैंने 4 आर्टिकल्स डिस्कस किए थे। एक तो लक्षद्वीप पे आर्टिकल था एडिटोरियल 1, तो उसके यहाँ पे नोट्स या कह सकते हो कि आप जिस्ट नोट्स तो नहीं बोलूँगा मैं, एग्जैक्टली जिस्ट बोलूँगा मैं इसको, ठीक है। तो ये इस पर्टिकुलर पेज पे लिखा हुआ है। इसके बाद एडिटोरियल 2, एविडेंस ऑफ हाउ लिटिल द जुडिशरी हैज लेंट। फिर नेक्स्ट है एडिटोरियल 3, स्वीटिंग द स्मॉल स्टफ ऑन 43rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग। और उसके बाद एडिटोरियल नंबर 4, स्टॉर्म एंड स्ट्राइफ ऑन सेंट्रल बंगाल टसल। तो ये जो 4 एडिटोरियल्स मैंने कल आपके साथ डिस्कस किए थे, उनके नोट्स प्रकार के मैंने बिल्कुल ही डिटेल्ड एनालिसिस के साथ पॉइंट वाइज यहाँ पे आपके लिए लिख रखे हैं। तो अगर आप चाहो तो इन नोट्स को रेफर कर सकते हो। आई एम नॉट श्योर कि आपको ये पसंद आएंगे या नहीं आएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पर्टिकुलर आर्टिकल का लिंक दिया हुआ है, तो अभी के लिए आप इस पर्टिकुलर आर्टिकल पे जाके ये आर्टिकल देख सकते हो। वैसे तो ये मेरी वेबसाइट harshitdwedi.com पे पड़ा है, अभी वेबसाइट बन रही है, उसमें बाकी सारी चीज़ें अभी पड़ी नहीं है, धीरे धीरे बन रही है। अभी तो फिलहाल के लिए मैं बस इस आर्टिकल को आपको दिखाना चाहता हूँ। तो क्या इस प्रकार के नोट्स आपको डेली बेसिस पे चाहिए, ये मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। हो सके तो यहाँ पे जो नीचे आपको कमेंट बॉक्स नजर आ रहा है वर्डप्रेस वाला, इसमें आपको बताओ तो मुझे थोड़ा ज़्यादा आइडिया लगेगा कि कौन यहाँ पे आया और कौन यहाँ पे नहीं आया, ठीक है। अगर आप लोग बोलोगे इस प्रकार के एडिटोरियल्स के नोट्स आपको चाहिए तो मैं अवेलेबल करवाऊंगा, नहीं तो बिना मतलब मेहनत करने से क्या मतलब है, ठीक है। तो ये एक इनिशिएटिव था जो मैंने आपको बता दिया। आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू योर रिस्पॉन्स विद रिगार्ड टू दैट। तो अब शुरुआत करते हैं आज के एडिटोरियल डिस्कशन की। पहला आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है इलेक्टेड ऑटोक्रेट्स देयर पैंडेमिक रिस्पॉन्स। इस आर्टिकल में ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया है, पॉलिटिशियंस की बुराई करी गई। तो मैं बहुत ब्रीफ में आपको ये आर्टिकल जब पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा। यहाँ पे यूएस, इंडिया, ब्राज़ील में जो लीडर्स हैं वो मसीहा की तरह अपने आप को लोगों के सामने दिखाते हैं, अपने अपोजिशन के खिलाफ आवाज़ नहीं उठने देते हैं। बहुत ही अनसाइंटिफिक प्रकार से उन्होंने पैंडेमिक की हैंडलिंग की, जिसके चलते इन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा कोरोना वायरस फैला। यहाँ पे यूएस, ब्राज़ील, इंडिया की बात हो रही है। इस प्रकार के बहुत से पॉइंट्स, जब बहुत तेज़ कोरोना वायरस फैल रहा था फर्स्ट वेव में, हमने ऐसे बहुत से आर्टिकल्स डिस्कस किए थे। बहुत ब्रीफ इस आर्टिकल का मैं आपके साथ फिर से डिस्कस कर लूँगा। दूसरा आईटी रूल्स को लेके है। आईटी रूल्स के ऊपर भी हम लोग काफ़ी डिस्कशन कर चुके हैं, बट यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर एक्ट्स की बात की जा रही है आईटी एक्ट के। तो काम भर की चीज़ें इस पर्टिकुलर आर्टिकल से देखेंगे और कहीं ना कहीं आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें आईटी रूल्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। कुछ इसी एक प्रकार का आर्टिकल है एंडिंग इनक्रिप्शन। तो काफ़ी चीज़ें कॉमन है इस तीसरे और दूसरे आर्टिकल में, तो इसको अलग से डिस्कस नहीं करेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट जो इवेंट है वो निकल के आ रहा है, वो है नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका एक बहुत बड़ी टेनिस प्लेयर है, 23 साल की हैं ये। 4 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स जीत चुकी हैं ये रिसेंटली न्यूज़ में है। न्यूज़ में इसलिए हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं मीडिया को सुनाती हुई नजर आ रही हैं, और कभी ना कहीं इन्होंने ये जो फ्रेंच ओपन होने वाला है वहाँ पे ये बोल दिया कि ये मीडिया के साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगी। तो इस रिस्पेक्ट में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ये कास्ट बेस्ड वायलेंस वाला आर्टिकल है, इसको अभी के लिए मैं छोड़ रहा हूँ, मैं कोशिश करूंगा इसको सेपरेटली डिस्कस करने की। तो अभी इस वीडियो में तो ये कास्ट बेस्ड वाला आर्टिकल डिस्कस नहीं करूंगा। एक और आर्टिकल है द इंडियन मॉडल ऑफ को एग्जिस्टेंस, इसराइल एंड पैलेस्टीन विल हैव टू सीक अ सॉल्यूशन थ्रू नॉन वायलेंस। यहाँ पे इसराइल और पैलेस्टीन वाले इशू की बात की गई है, और इसका जो रिस्पॉन्स बताया गया वो इंडिया के मॉडल के हिसाब से बताया। जैसे इंडिया में हिंदूज, मुस्लिम्स और अलग अलग धर्म के लोग साथ में रहते हैं। अब डिफरेंसेस हैं बट फिर भी मैनेजेबल है। कहीं ना कहीं लोग समझते हैं कि हाँ भाई सब लोग साथ में रह रहे हैं, मिलजुल के चलो, सब बढ़िया से चलेगा। कुछ इस प्रकार का ही मॉडल आपका इसराइल और पैलेस्टीन में आना चाहिए। कुछ ऐसे व्यू पॉइंट्स यहाँ पे ऑथर दे रहे हैं, इन व्यू पॉइंट्स को देखेंगे। और कोविन मतलब ये जो वैक्सीन लगवाने का प्रोसेस है और जो कसिनो में गैम्बलिंग का प्रोसेस होता है, ये दोनों एक जैसे प्रोसेस हैं, ऐसा यहाँ पे आनंद अमानी साहब बोल रहे हैं इस आर्टिकल में। तो इस आर्टिकल को देखेंगे। तो लगभग 5 आर्टिकल्स आज की डेट में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करेंगे? सबसे पहले शुरुआत करेंगे आपका इलेक्टेड ऑटोक्राट से। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, कर दीजिए। ज्वाइन बटन दबा के आप हेल्प कर सकते हैं। मेरे चैनल हर्षित द्विवेदी एजुकेशन के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको अलग अलग टॉपिक्स पे प्लेलिस्ट मिल जाएंगी सेग्रीगेटेड। अच्छा लगे तो ज्वाइन बटन दबाइए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं,
वहाँ पे आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे उनके सिलेक्टेड रिस्पांस में देने की कोशिश करूँगा। मैं थोड़े कम ही क्वेश्चंस बना रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन से क्लटर नहीं करना चाहता वीडियोस को। रीज़न बीइंग कि मैं काम की वीडियोस भी बहुत रखता हूँ, वो भी काम की वीडियोस हैं, लेकिन कंटेंट रिलेटेड वीडियोस भी मैं बैलेंस रखना चाहता हूँ। इसलिए देखा होगा कि कल कोई रिस्पॉन्स वाली वीडियोज़ नहीं आई, ठीक है। तो एक बैलेंस में मैं चैनल को आगे लेके चल रहा हूँ, जहाँ पे आपको यूजफुल कंटेंट भी मिले और इस प्रकार का मोटिवेशनल कंटेंट भी मिले। सिर्फ मोटिवेशनल कंटेंट भर के मैं व्यूज़ खींचूँ और काम का कंटेंट कम रहे, वो मैं नहीं चाहता हूँ। एक कहते हैं ना कि थोड़ा सिग्निफिकेंट तरीके से मैं काम की चीज़ें भी आपको प्रोवाइड करना चाहता हूँ। बाकी चैनल्स की तरह कोर्स बेचो और सिर्फ मोटिवेशन बताओ, उसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग शुरुआत करेंगे किससे? इलेक्टेड ऑटोक्रेट्स देयर पैंडेमिक रिस्पॉन्सेज से। अच्छा हाँ, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप में आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की PDF भी मिल जाएगी, ठीक है। तो भाई, इन द US, इंडिया एंड ब्राजील, messianic populism, popularization and insularity have made the pandemic that much worse। देखा जाए तो वन ऑफ द मोस्ट, आप कह सकते हो, ग्रेटेस्ट हेल्थ क्राइसिस से ये पूरी दुनिया इस समय पे जूझ रही है। एक कंप्लीट डिजास्टर सा फैला हुआ है और कहीं ना कहीं ये डिजास्टर कुछ कंट्रीज में बहुत ज़्यादा नजर आ रहा है। वो कंट्रीज जिन्होंने कोरोना वायरस में सबसे गंदा रिस्पॉन्ड किया है, उनके लिए एक वजह बताई जा रही है और वो वजह है इलेक्टेड डिक्टेटर्स। अब देखिए, यहाँ पे थोड़ा बाइज्ड अप्रोच हो सकती है कुछ लोगों की तरफ से। जैसे फॉर एग्जांपल डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ पे इलेक्टेड डिक्टेटर बताया जा रहा है। जेयर बोल्सोनारो जो कि ब्राजील के हेड है, उनको यहाँ पे एक इलेक्टेड डिक्टेटर बताया जा रहा है। हमारे नरेंद्र मोदी जी, उनको यहाँ पे एक इलेक्टेड डिक्टेटर बताया जा रहा है। अब ये एक प्रकार का बाइज्ड माइंडसेट आप कह सकते हो। बीजेपी पार्टी की बात की जाए, मोदी जी की बात की जाए, तो यहाँ दो तबके उभर के आते हैं मेन, एक जो उनको सपोर्ट करते हैं, एक उनके अपोज में। न्यूट्रल तबका यहाँ बहुत कम है व्हेन इट कम्स टू बीजेपी। तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल में यही बताया जा रहा है कि कैसे इन तीन लोगों ने साइंस पे ध्यान नहीं दिया और इस पैंडेमिक को इतना फैल जाने दिया। जैसे कि अगर डोनाल्ड ट्रंप की बात की जाए, तो डोनाल्ड ट्रंप ने पैंडेमिक के थ्रेट पे ध्यान नहीं दिया। कहीं ना कहीं आप देखोगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने उन डेमोक्रेटिक गवर्नर्स, उस साइंटिफिक कम्युनिटी के लोग जिन्होंने कोरोना वायरस को लेके सरकार पे प्रेशर डाला, प्रेसिडेंट पे प्रेशर डाला कि लॉकडाउन लगाओ, डोनाल्ड ट्रंप ने उनका मजाक उड़ाया। डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला कि भाई, ये जो कोरोना वायरस है ये कोई बहुत बड़ी, आप कह सकते हैं, मुसीबत नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने इकोनॉमी को बचाने के लिए लॉकडाउन नहीं लगाया और एक समय ऐसा था जब USA में कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैल रहा था। उसी प्रकार से ब्राजील के अगर राइट विंग पॉपुलिस्ट प्रेसिडेंट की बात की जाए, अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं, इन तीनों देशों में, चाहे US में डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे ब्राजील में जेयर बोल्सोनारो हो, चाहे इंडिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों, ये तीनों राइट विंग ही माने जाते हैं, ठीक है। US में राइट विंग क्या बोला जाएगा? जो कि वाइट पॉपुलेशन को सपोर्ट देता है। ब्राजील में कम्युनिस्ट के अगेंस्ट जो ग्रुप है उसको आप राइट विंग बोल सकते हो। और इंडिया में राइट विंग किसको बोला जाएगा? जो हिंदू मेजोरिटी को सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। तो इस प्रकार से इस आर्टिकल में चीज़ों को लेके आया जा रहा है। जैसे कि ब्राजील के जो राइट विंग पॉपुलिस्ट प्रेसिडेंट है जेयर बोल्सोनारो, उन्होंने बोला कि भाई, ये जो कोरोना वायरस है, जो स्ट्रांग लोग हैं उनको कोरोना वायरस कुछ नहीं कर सकता, एक छोटा मोटा कोल्ड है जो किसी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो वो हेल्थ ऑफिशियल जो कहीं ना कहीं कोरोना वायरस के बारे में बहुत ज़्यादा अलर्ट कर रहे थे, उनको होक्स बोला जेयर बोल्सोनारो ने। हेल्थ मिनिस्टर्स को इन्होंने मतलब कहते हैं वो कर दिया, सैक कर दिया कि भाई, जो हेल्थ मिनिस्टर्स बार बार प्रेसिडेंट को ये वार्निंग दे रहे थे कि लॉकडाउन लॉकडाउन लगाओ, लॉकडाउन लगाओ, उनको यहाँ पे सैक कर दिया जेयर बोल्सोनारो ने। ब्राज़ील में ज़्यादातर कोविड-19 के रिस्पेक्ट में जो भी रिस्पांस आया वो गवर्नर और मेयर्स की तरफ से आया और इन गवर्नर्स और मेयर्स का ओपनली मजाक उड़ाया जेयर बोल्सोनारो ने। हमारे मोदी जी की बात की जाए तो हमारी मोदी जी ने कभी भी कोरोना वायरस को लाइटली नहीं लिया। इमीडिएटली देश में लॉकडाउन लगाया गया और मैं आपको एक बात बता दूं कि उस लॉकडाउन के चलते ही हमारी जो फर्स्ट वेव ऑफ इन्फेक्शन थी वो इतनी कम थी। ये जो सेकेंड वेव ऑफ इन्फेक्शन इतनी डेडली हुई है ना, फर्स्ट वेव भी डेडली हो सकती थी। डेडली इसलिए नहीं हुई क्योंकि लॉकडाउन पहले लग गया था। हालांकि उस लॉकडाउन के चलते भी काफ़ी नुकसान हुआ है। ऐसा बोला गया कि मोदी जी ने ना चीफ मिनिस्टर से बात की, ना बाकी लोगों से बात की और एकदम से लॉकडाउन लगा दिया, जिसके लिए मिलियंस ऑफ अर्बन माइग्रेंट्स यहाँ पे परेशान हुए, उनकी जानें गई। तो कहीं ना कहीं उस लॉकडाउन के चलते जो फायदा हुआ, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस कंपैरेटिवली कम फैला। अगर आप देखो तो पिछले फर्स्ट वेव जो थी कोरोना वायरस की, 1 लाख केसेस मान लीजिए दिन के आए मैक्सिमम, तब 4 लाख आ रहे हैं। तो इस बार ऐसा क्या हो गया कि 4 लाख आ रहे हैं? जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज थी, म्यूटेंट फैल रहा है वो एक अलग बात है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज थी कि इस बार कंप्लीट लॉकडाउन नहीं लगा था और फर्स्ट वेव में कंप्लीट लॉकडाउन लग गया था, जिसके चलते कोरोना वायरस का फैलाव कहीं ना कहीं देखिए कम हुआ था। ओके, ये अलग बात है कि हमारी केंद्र सरकार की और मोदी जी की इस बेसिस पे बहुत
खिल्ली उड़ाई गई, मजाक उड़ाया गया, क्रिटिसाइज किया गया कि इन्होंने जनवरी में बोल दिया कि हमने कोरोना वायरस को हरा दिया है और फरवरी से कोरोना वायरस बिल्कुल आग की तरह फैलने लगा। फिर मोदी जी को और बहुत सी चीज़ों पे क्रिटिसाइज किया जा रहा है, जैसे कि वैक्सीन को लेकर क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि वैक्सीन इंडिया ने देश के बाहर एक्सपोर्ट कर दी, इंडिया में वैक्सीन लगाने के लिए लोगों के पास वैक्सीन है नहीं। तो इसलिए यहाँ पे ट्रंप साहब को, बोल्सोनारो साहब को और मोदी जी को यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इलेक्टेड ऑटोक्रेट्स बोला जा रहा है इनको। और इलेक्टेड ऑटोक्रेट्स ये जो हैं, ये अपने आप को राइट विंग पॉपुलिस्ट की तरह भी दिखाते हैं, लोगों का इनकारनेशंस दिखाते हैं, ये दिखाते हैं कि इनके पास कुछ बहुत ही मैसियानिक फेथ है, मतलब लोगों का इनके ऊपर, जैसे कि इंडिया में बोलते हैं ना कि भाई भक्त है, तो वो भक्त क्या दिखाया जाता है, भक्त मतलब कि जैसे भगवान होता है, भगवान का भक्त होता है, तो एक भक्त के लिए भगवान गलत नहीं हो सकता। उसी प्रकार से जो बीजेपी पार्टी के सपोर्टर, ऐसा बोला जाता है कि इनके हिसाब से ये गलत नहीं हो सकते। तो इसी को यहाँ पे मैसियानिक फेथ लिख रहे हैं ऑथर। ठीक है, अब समझिए यहाँ पे इन तीनों के अंदर एक कमी बताई गई कि तीनों प्री मैच्योरली ट्रायम्फलिज्म करते हैं। प्री मैच्योरली ट्रायम्फलिज्म मतलब कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकला नहीं और आपने ये क्लेम कर दिया कि हाँ भाई हमने प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ लिया है, हर चीज़ सॉल्व हो गई, तो इसको बोला जाता है कि प्री मैच्योर ट्रायम्फलिज्म। फिर यहाँ पे हमारे देश में कुछ क्वैक रेमेडीज बताई गई। क्वैक रेमेडीज मतलब अनसाइंटिफिक रेमेडीज, आप समझ सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल गंगा का पानी पी लो, गौमूत्र पी लो, इससे आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। तो इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें इंडिया में चल रही हैं जिस पे ऊपर हंसते हैं आपके मेडिकल कम्युनिटी के लोग और जो साइंटिफिक पढ़े लिखे लोग हैं। फिर कहीं ना कहीं अलग अलग देश में अलग अलग प्रकार से लीडर्स अपनी ताकत को दिखाते हैं। जैसे कि ब्राज़ील और यूएस में चलता है इवेंजलिज्म और इंडिया में चलता है हिंदुत्ववाद। इवेंजलिज्म का मतलब क्या होता है? इवेंजलिज्म का मतलब होता है दो प्रकार की चीज़ें। एक मतलब तो ये होता है कि भाई किसी पर्टिकुलर कॉज की तरफ आप आंख बंद करके सपोर्ट करने लगो कि हाँ भाई ये कॉज सही है। कभी कभी क्या होता था कि जब क्रिश्चियन धर्म के प्रचार प्रसारक जगह जगह पे जाके क्रिश्चियन धर्म की भावनाओं को फैलाते थे, तो उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता था लोगों से कि उनको क्वेश्चन मत करो, इनकी बातों को ब्लाइंडली मान लो। तो इसको इवेंजलिज्म बोला जाता था। तो कहीं ना कहीं जेर बोल्सोनारो और डोनाल्ड ट्रंप इवेंजलिज्म फैला रहे हैं और हमारे इंडिया में हिंदुत्ववाद फैल रहा है। हालांकि ये इस आर्टिकल में लिखा है, मैं आपको ये भी बता दूं कि ये बहुत सेंसिटिव चीज़ें हैं। कभी भी गलती से भी इस प्रकार की चीज़ों को आप अपने आंसर में लिख के मत आना। धर्म से रिलेटेड चीज़ें, बाइज्ड ओपिनियंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट, दिस शुड नॉट बी द थॉट प्रोसेस ऑफ अ सिविल सर्वेंट, ऑफ अ डिलीजेंट सिविल सर्वेंट। एक सिविल सर्वेंट गवर्नमेंट के अंदर काम करता है और गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती हैं उसको सीधे सीधे क्रिटिसाइज करना सही नहीं है। आप उन पॉलिसीज के अंदर की खामियां बता सकते हो और उनके सॉल्यूशंस बता सकते हो। तो ये क्रिटिसाइज करना नहीं होगा। ये पता है क्या होगा? ये होगा कि आप पॉलिसी को सुधारने की कोशिश कर रहे हो। दो एटीट्यूड्स होते हैं। एक एटीट्यूड तो ये होता है कि कोई नियम कानून आया और आपने उस नियम कानून को गरियाना शुरू कर दिया, यार ये तो बकवास है, इसमें कुछ भी नहीं है, इससे तो कुछ भी नहीं होगा। इसको बोलते हैं क्रिटिसिज्म। सिविल सर्वेंट शुड नॉट डू क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म आप आम आदमी के लिए छोड़ दियो और नेताओं के लिए छोड़ दो अपोजिशन के। आपको क्या करना है कि आपको उस पॉलिसी के अंदर की खामियां ढूंढनी है और उसके सॉल्यूशंस बताने हैं। तो ये होता है एक सॉल्यूशन को ढूंढना, जिसको एक सिविल सर्वेंट से एक्सपेक्ट किया जाता है। तो आप अपने एटीट्यूड के अंदर सॉल्यूशन ढूंढना लेके आइए, ना कि क्रिटिसिज्म ढूंढ के लाइए। समझ गए आप बात को? हालांकि ये काम बहुत मुश्किल होता है, जितनी आसानी से मैं बता रहा हूँ, करना इसको उतना ही मुश्किल है। तो आप देखो कि कहीं ना कहीं यूएस में मुस्लिम्स को, ब्लैक्स को, इमिग्रेंट्स को, गेस को, सेक्युलरिस्ट को, केवल यूएस में ही नहीं, ब्राज़ील और इंडिया दोनों ही जगह पे इस प्रकार के लोगों को कहीं ना कहीं सेग्रीगेट करने की कोशिश की है, इनको उल्टा सीधा सुनाने की कोशिश की। जैसे ट्रंप ने इमिग्रेंट्स के खिलाफ बोला, बोल्सोनारो ने बैंडिटोज और कम्युनिस्ट के अगेंस्ट बोला, मोदी जी ने मुस्लिम्स के अगेंस्ट बोला। मैं आपको बता दूं, मोदी जी ने सीधे सीधे मुस्लिम्स के अगेंस्ट नहीं बोला है, लेकिन यहाँ पे बीजेपी को और मोदी जी को एंटी मुस्लिम दिखाया जाता है। ठीक है ना? ये दिखाया जाता है कि ये हिंदुत्ववाद के प्रोजेक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, कश्मीर को आइडेंटिटी को खत्म कर दिया तो ये एंटी मुस्लिम है। इस प्रकार की चीजें इस आर्टिकल में लिखी हुई। तो हाईली पोलराइजिंग आर्टिकल है। मैंने आर्टिकल इसीलिए डिस्कस किया था कि मैं आपको एक बात बता सकूं कि द हिंदू के आर्टिकल से हर चीज को सीधे सीधे उठा के आंसर में मत लिख देना, काम गड़बड़ा जाएगा। ठीक है? तो आप किसी भी धर्म के हो, यू शुड हैव अ वेरी न्यूट्रल पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स द चैलेंजेस दैट यू आर गोइंग टू इनकर इन योर फ्यूचर। ठीक है ना? आप हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रहना आपको इसी देश में ही है। ठीक है? आपको चीज़ों का सॉल्यूशन ढूंढना है, ना कि ये धर्म में ऐसा हो गया, ये उसमें ऐसा हो गया, ये सब करना है। ये सब चीज़ें, ठीक है ना, फालतू लोगों के लिए, जिनके पास कोई काम नहीं है, इन सब चीज़ों के लिए छोड़ दो। आप थोड़ा उन सब चीज़ों से ऊपर उठो। आगे बात करते हैं किसकी? कोविन, कसिनोज एंड लक। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है?
यहाँ पे बताया जा रहा है कि भैया जो कोरोना वायरस की वैक्सीन को लगवाने का प्रोसेस है इंडिया में, इसके हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। जो साइकोलॉजी इस समय पे वैक्सीन को बुक करने में सामने आ रही है, वैक्सीन के अपॉइंटमेंट में सामने आ रही है, उसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। आज की डेट में अगर आपको इंडिया में वैक्सीनेट होना है तो आपको कोविन की वेबसाइट पे जाके या ऐप पे जाके अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं एक प्रेफर्ड सेंटर को आपको बुक करना पड़ेगा। अब सुनने में ये बहुत आसान लग रहा है, जैसे कि अब मेक माई ट्रिप पे जाके अगर आपको एक फ़्लाइट बुक करनी हो तो आप बहुत आराम से बुक कर सकते हो उसकी ऐप पे। लेकिन अगर आपको कोविन की ऐप पे जाके अपना वैक्सीन का स्लॉट बुक करना हो तो बड़ा मुश्किल है। कई बार आप लोग इन्फॉर्मेशन भरते हो, कंफर्म बटन दबाते हो और आप लोग इस उम्मीद में रहते हो कि कंफर्म बटन दबाएंगे और हमारा अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा, बट एक्चुअली में वो बुक होता नहीं है। उसकी सिंपल सी वजह यह है कि भारत सरकार के पास वैक्सीनों की कमी है और अभी इनफ ऑर्डर्स यहाँ पे प्लेस है नहीं और ऑर्डर्स प्लेस करने में समय लग रहा है। उस मिशन मोड में काम नहीं हो रहा है जिस मिशन मोड में यहाँ पे काम होना चाहिए। ये बात यहाँ पे कही जा रही है। अगर आप बात करो तो सोशल मीडिया पे एकदम से मतलब अनाउंसमेंट आती है कि भाई किसी एक पर्टिकुलर वैक्सीनेशन सेंटर में इतनी वैक्सीन आ गई और आप ये सुन लेते हो और एकदम से आप कोविन ऐप पे जाके उस वैक्सीनेशन सेंटर पे अपने वैक्सीन लगवाने के लिए कोशिश करते हो, लेकिन आपको स्लॉट नहीं मिलता। इसको कुछ कुछ हद तक कसीनो की तरह बताया जा रहा है। कसीनो की मशीनों में क्या होता है, वैसे तो बहुत अलग अलग प्रकार के गेम होते हैं, रशियन रूले हो गया, बहुत सारे अलग अलग गेम होते हैं, लेकिन कसीनो में क्या होता है कि नॉर्मल कर एक मशीन में जाओ, एक नंबर पे आप पैसा लगा दो। अब आपको भी पता है कि उस नंबर के आने के चांसेस कम है, लेकिन फिर भी आप खेलते हो। होता यह है कि आपको ऐसा लगता है कि जितना ज़्यादा आप खेलते जाओगे उतना ही ज़्यादा आपके जीतने के चांसेस बढ़ते जाएंगे, लेकिन जीतने के चांसेस हमेशा सबसे ज़्यादा किसके रहते हैं? कसीनो के रहते हैं। द ऑड्स आर टिल्टेड हेविली इन द फेवर ऑफ कसीनो। ज़्यादातर केसेस में कौन जीतेगा? कसीनो ही जीतेगा और कोई नहीं जीतेगा। लेकिन तभी लोग खेलते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि जितना ज़्यादा हम खेलेंगे उतना ज़्यादा हमारे जीतने के चांस बढ़ेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पे कोविन के अंदर ये जो वैक्सीन की स्लॉट बुकिंग है इसको दिखाया जा रहा है। वैक्सीन की स्लॉट बुकिंग में क्या हो रहा है कि भाई आपने कंफर्म बटन दबाया, आपको लगा कि आपका स्लॉट बुक हो जाएगा, लेकिन आपका स्लॉट बुक नहीं हुआ तो आप हार गए। तो क्या सरकार जीती? नहीं, सरकार भी नहीं जीती। बस कोविन में ये वैक्सीन का स्लॉट बुक करने वाली जो गैम्बलिंग है, जुआ है, और जो मेन जुआ होता है जो कि आप कसीनो में जाके खेलते हो, कसीनो में कसीनो वाले जीतते हैं, लोग हारते हैं। यहाँ पे लोग भी हार रहे हैं और यहाँ पे सरकार भी हार रही है, क्योंकि अगर कोरोना वायरस की एक क्राइसिस जल्दी नहीं हटती है, लोगों को जल्दी वैक्सीनेशन नहीं मिलती है, तो सिर्फ लोग ही नहीं हारेंगे, आगे आने वाले में समय में सरकार भी यहाँ पे हारेगी। ये बात यहाँ पे बताया जा रहा है, ये साइकोलॉजी यहाँ पे प्रमोट की जा रही है। तो मतलब वैक्सीन को बुक करने का जो प्रोसेस है उसको यहाँ पे काफी हद तक जुए के साथ कंपेयर कर दिया गया है, एक ऐसा जुआ जिसमें सब हार जाएंगे। ठीक है, ये बातें यहाँ पे बताई गई हैं। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। द इंडियन मॉडल ऑफ को एग्जिस्टेंस, क्या बताया जा रहा है यहाँ पे? Israel and Palestine will have to seek a solution through non-violence and could take a leaf out of India's book। आपको पता है कि अभी रिसेंटली इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में काफ़ी बड़ा वायलेंस हुआ है, साइकिल ऑफ वायलेंस इजराइल फोर्सेस और पब्लिक पैलेस्टीनियन पब्लिक के बीच में। ये पहली बार नहीं हुआ है कि इस प्रकार का यहाँ पे वायलेंस हुआ है। पैलेस्टीनियंस की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इनके यहाँ पे लोगों की जानें भी जा रही हैं, खाने पीने के लिए, कमाने के लिए भी चीज़ें हैं, उसका भी नुकसान हो रहा है, और वायलेंस बहुत लंबे समय से हो रहा है। ये जो वायलेंस है ये बेसिकली जेरूसलम की टेरिटरी के लिए हो रहा है, और स्पेसिफिकली ईस्ट जेरूसलम की टेरिटरी के लिए हो रहा है। जेरूसलम नाम की जो सिटी है ना, इसको होली लैंड कहा जाता है। तीन जो रिलीजन है अब्राहिम मोनोथिज्म के, अब्राहिमिक मोनोथिज्म, मोनोथिज्म का मतलब क्या होता है कि एक भगवान। तो क्या आप कह सकते हो कि हिंदू धर्म एक मोनोथिस्टिक धर्म है? नहीं भाई, हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारे भगवान हैं। तो ये जो अब्राहिमिक मोनोथिज्म है, जैसे कि जुडाइज्म हो गया, ज्यूज का, क्रिश्चियनिटी हो गया, क्रिश्चियंस का, इस्लाम हो गया, मुस्लिम्स का। अब ये जो जगह है जेरूसलम, ये तीनों धर्मों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चाहे सोलोमन टेम्पल आप ज्यूज के लिए बात कर लो, या आप अल अक्सा मॉस्क आप मुस्लिम्स के लिए बात कर लो, कहीं ना कहीं ये जो जगह हो जाती है आपकी ईस्ट जेरूसलम वाली और ओवरऑल जेरूसलम सिटी, ये तीनों धर्मों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और अभी के लिए जगह किसके कंट्रोल में है? ऑलमोस्ट इजराइल के कंट्रोल में है। अब अगर बात की जाए हिस्ट्री की, हिस्ट्री तो वैसे मैं आपको समझा चुका हूँ। पैलेस्टीन के हिस्से में से इजराइल निकाल के 1948 में जूस को दे देना, ये किसका डिसीजन था? ये ब्रिटेन का डिसीजन था। ठीक है, 1948 की बात है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन जीता था। हालांकि ब्रिटेन की हालत उस समय पे खराब हो गई थी, तो उन्होंने लैंड बांट दी थी। तो ओवरऑल इस लैंड का 55% ज्यूज को दिया गया था
और 45% आपका दिया गया था पैलेस्टीनियंस को। ज्यूज ने खुशी खुशी इस लैंड को ले लिया। इसलिए इस लैंड को ले लिया क्योंकि बहुत लंबे समय से इनके पास कोई रहने की जगह नहीं थी, तो इनको पहली बार कोई रहने की जगह मिली तो इन्होंने चुपचाप से इसको ले लिया। पैलेस्टीनियंस ने इसको कभी भी नहीं माना और कहीं ना कहीं ये जो ज्यूज हैं ये अपना देश ना बना पाए, इसराइल ना बना पाए, इसलिए एक कॉलिशन ऑफ अरब कंट्रीज ने इस नए इसराइल 1948 के ऊपर इन्होंने अटैक कर दिया और यहाँ पे इसराइल ने इन अरब आर्मीज को हरा दिया। और ऑब्वियस ही बात है, जब अपने ऊपर इन्होंने अटैक देखा तो इन इसराइलीज को समझ में आया कि अगर हमको यहाँ पे सरवाइव करना है तो अपोजिशन को एलिमिनेट करना पड़ेगा। और फिर यहाँ पे इसराइलीज ने चलाया एक इवेंट जिसको बोला जाता है नकबा। नकबा में इसराइल ने 600 पैलेस्टीनियन विलेजेस को तबाह कर दिया और 80% अरब्स को उन टेरिटरीज से निकाल दिया जिन टेरिटरीज पे इसराइलीज का कंट्रोल आया था, 55% वाली टेरिटरी। और धीरे धीरे बची हुई 45% की टेरिटरीज में अब ये इसराइली घुसना शुरू होंगे। फिर आप देखोगे 1967 में 6 डे वॉर हुआ और इस 6 डे वॉर में इन अरब कंट्रीज ने आसपास की, जैसे इजिप्ट हो गया, जॉर्डन हो गया, सीरिया हो गया, इन्होंने सोचा कि इसराइल को खत्म कर देंगे, जबकि इसराइल ने उल्टा इनको हरा दिया। सीरिया का गोलन हाइट्स कब्जा लिया, इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला कब्जा लिया। इजिप्ट तो पागल सा हो गया कि यार ये सिनाई पेनिनसुला हमारा लेगा, कितना इंपॉर्टेंट लोकेशन है सिनाई पेनिनसुला की, और वो इसराइल ने कब्जा ली। बाद में इसराइल ने इजिप्ट को सिनाई पेनिनसुला लौटा दिया और इजिप्ट को परमानेंट बुद्धि मिल गई कि इसराइल के साथ पंगा नहीं लेना है। अब इसराइल के साथ इजिप्ट कभी भी पंगा नहीं लेता है। अभी जब गाजा पट्टी पे इसराइल अटैक कर रहा था, बहुत सारे लोग गाजा पट्टी से निकाल के सिनाई पेनिनसुला में घुस रहे थे, इजिप्ट में घुस रहे थे। तो इजिप्ट टेंशन में आ गया कि अरे भैया ये पैलेस्टीनियंस तो हमारे यहाँ घुसे चले आ रहे हैं। तो इजिप्ट के प्रेसिडेंट इसराइल के ऊपर प्रेशर डाल रहे थे कि भाई ये वॉर बंद करो, मतलब अब किसी भी कंडीशन में इजिप्ट इसराइल के साथ पंगा नहीं लेगा। फिर आया योम किप्पुर वार 1973 का। ये वही वॉर है जिसमें हमारे इसराइल के जो प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने लड़ाई करी थी। तो योम किप्पुर वॉर में भी अरब्स को पता चल गया कि भैया इसराइलीज को हरा पाना आसान नहीं, यहाँ पे भी इसराइल जीत गया है। तो धीरे धीरे आप देखोगे कि इस पैलेस्टीन के पंगे से जो अरब स्टेट्स हैं बाहर निकलते जाएंगे। इजिप्ट जैसे स्टेट्स, जॉर्डन जैसे स्टेट्स को पता चलने लगेगा, सीरिया को पता चलने लगेगा कि यार बेकार में इस इसराइल से पंगा लेने का कोई फायदा है नहीं, ये हटने वाले यहाँ पे है नहीं। लेकिन ऑब्वियस ही बात है, पैलेस्टीनियंस को आप ये नहीं समझा सकते। पैलेस्टीनियंस तो उन इलाकों में रह रहे हैं जहाँ पे इसराइली फोर्सेज हैं, तो इसराइली फोर्सेज डेली के बेसिस पे आके इन पैलेस्टीनियन लोगों के ऊपर अत्याचार करते हैं। तो पैलेस्टीनियंस के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं ना, वो तो लड़ेंगे ही अपने राइट के लिए, ठीक है ना। तो अब ये जो मुस्लिम कंट्रीज थी, अरब कंट्रीज थी, इन अरब कंट्रीज ने सीधे सीधे इसराइल के साथ लड़ना बंद कर दिया और पीछे से पैलेस्टीनियंस को सपोर्ट देना शुरू कर दिया। तो अगर कोई पैलेस्टीनियन मास अपनी हक के लिए इसराइलीज के साथ लड़ रहा है तो पीछे से ये जो आपका इजिप्ट और जॉर्डन जैसे देश थे ये सपोर्ट देते थे। लेकिन बाद में कहीं ना कहीं इन्होंने भी सपोर्ट देना बंद कर दिया, मतलब कि अरब स्टेट्स बैक एंड से पैलेस्टीन को चीयर करते थे, सामने से आके इसराइल से लड़ने की अब ताकत नहीं रह गई थी। नॉन अरब मुस्लिम कंट्रीज ने भी कहीं ना कहीं यही किया, सीधे सीधे तो ये पैलेस्टीनियंस की मदद इन्होंने कभी शुरू में भी नहीं की। अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली जब गाजा पट्टी पर अटैक हुआ तो पाकिस्तान चिल्ला रहा है, ये टर्की चिल्ला रहा है, बट कोई मदद करने के लिए आया अपनी आर्मी लेके? कोई नहीं आया। तो भले ही उनके मुस्लिम भाई बहन वहां पे मारे जा रहे थे बट वो आए नहीं मदद करने के लिए। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि धर्म के नाम पे ये जो इंटरनेशनल लीडर्स है ना, ये भी सिर्फ पॉलिटिक्स ही करते हैं। एक्चुअली में धर्म के नाम पे वो वहां पे लड़ने के लिए नहीं आएंगे। यहाँ पे बहुत सारी चीजें प्रैक्टिकलिटी के बेसिस पे भी देखी जाती हैं। अब ये जो वायलेंस की विशेष साइकिल यहाँ पे हुई है, इसको एक ही प्रकार से खत्म किया जाता है, वो है रियलिज्म ऑन बोथ साइड्स। हमास को ये समझ जाना चाहिए कि इजराइल उस इलाके को छोड़ने वाला नहीं है जिस इलाके को हमास छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। एट द सेम टाइम इसराइल को भी ये समझ में आ जाना चाहिए कि पैलेस्टीनियंस को अगर आप टोटली सब्जुगेट कर भी दोगे तो भी आप उनकी पूरी आबादी एलिमिनेट नहीं कर पाओगे, वो आपको कहीं ना कहीं मारते ही रहेंगे, पलट के कहीं ना कहीं बोलते ही रहेंगे। इसलिए नॉन वायलेंस के थ्रू यहाँ पे एक सॉल्यूशन ढूंढने की जरूरत है, ठीक है ना। और इस नॉन वायलेंस के सॉल्यूशन में रेशियल और रिलीजियस स्किज्म को भी कहीं ना कहीं एड्रेस करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं चीज़ों को सेक्युलराइज करना पड़ेगा। सेक्युलराइजेशन इज एसेंशियली एन इनएस्केपेबल प्रीरिक्विजिट। सेक्युलराइजेशन मतलब ये जो धर्म के नाम की लड़ाई है, इस धर्म के नाम की लड़ाई को बंद करना पड़ेगा। धर्म के नाम पे जो स्किज्म है इसको बंद करना पड़ेगा। इसको अगर आप बंद नहीं कर पाओगे तो ये लड़ाई यहाँ पे चलती ही जाएगी, ये कभी रुकने वाली नहीं है। और इसके लिए सबसे बड़ा सबक अगर कोई दे सकता है तो वो है इंडियन मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी एंड सेक्युलरिज्म।
जो इंडियन मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी है, सेक्युलरिज्म है, वो अकोमोडेट करता है अलग अलग धर्मों को, एथनिक, लिंग्विस्टिक और अलग अलग डाइवर्सिटीज को। एक ऐसा वायबल मॉडल है पीसफुल कोएग्जिस्टेंस का, जहाँ पे एंटागोनिक ग्रुप्स आपस में एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, लड़ नहीं रहे। तो अब इसराइल में इसी प्रकार के मॉडल की जरूरत है। ये यूरोपियन मॉडल नहीं चल पाएगा। यूरोपियन मॉडल कैसा कि भाई जर्मनी के अंदर हिटलर ने सारे ज्यूज को मारना शुरू कर दिया। जर्मनी के हिटलर ने बोला कि ये जो ज्यूज हैं ये सांप हैं हमारे अंदर, ठीक है ना, ये हमारी रेस को गंदा कर देंगे, इनको एलिमिनेट करो, इनको यहाँ रहने ही मत दो। और उसने ज्यूज को मास बेसिस में मारना शुरू कर दिया। तो क्या इतने मारने के बाद भी ज्यूज एलिमिनेट हो गए? तो इससे एक बात पता चलती है कि किसी भी रेस को, किसी भी धर्म को, किसी भी एथनिसिटी को, किसी भी कम्युनिटी को आप एलिमिनेट करने का एम बना के चलोगे तो उसको एलिमिनेट नहीं कर पाओगे, वो पलट के आपके ऊपर वॉर करेगा ही करेगा। तो एलिमिनेशन इज नॉट अ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है? एकोमोडेट करना। और इंडिया में यही किया गया। जब इंडिया पाकिस्तान बना तो आप देखो कि बहुत सारे हिंदू कम्युनिटी के लोग पाकिस्तान में ही रह गए, उनको मारा गया, कुचला गया, ज़बरदस्ती मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट किया गया। आज की डेट में पाकिस्तान इज़ नॉट अ सेफ प्लेस फॉर माइनॉरिटीज़ टू लिव। वो माइनॉरिटीज़ हिंदू हों, जैन हों, सिख्स हों, कोई भी हों। एट द सेम टाइम अगर आप इंडिया की बात करो तो इंडिया में मुस्लिम्स माइनॉरिटी में थे, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए प्रॉब्लम्स हुई हैं, इश्यूज हुई हैं, लड़ाइयाँ हुई हैं, डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, बट एट द सेम टाइम इंडिया में मुस्लिम्स थ्राइव कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जब वो थ्राइव करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो वो देश की प्रोग्रेस में ही रोल प्ले करेंगे। इस बात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अकोमोडेशन, एक सेंस ऑफ इंडियननेस आप यहाँ पे लाना बहुत ज़रूरी था कि आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, आप सिख हैं, ये वाली भावना सही नहीं है, अंदर से देश को तोड़ देती है। और कहीं ना कहीं इंडिया में ये हुआ है। इंडिया में जितनी भी अलग अलग कल्चरल, रिलीजियस, एथनिक ग्रुप्स हैं वो देश की प्रोग्रेस में इन्वॉल्व हो रहे हैं, अपने आप को इंडियंस मांगते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ ऐसे लोग हैं जो रिलीजन के नाम पे भड़क जाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद करने लगते हैं, लेकिन वो बहुत कम है। और ज़्यादातर ऐसे जो भड़काऊ भाषण होते हैं वो पॉलिटिशियंस ही यहाँ पे आगे लेके आते हैं, ठीक है। जो बिल्कुल ही एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाते हैं वो जाके बम फोड़ने लगते हैं, टेररिस्ट बन जाते हैं। लेकिन ऐसा हर जगह नहीं होता है। और इस नेशनलिस्टिक फीलिंग को लाने के लिए हर धर्म रिस्पॉन्सिबल है और हर धर्म इसके अगेंस्ट भी काम कर रहा है। कुछ हिंदुत्व ग्रुप ऐसे हैं जो कि कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा रिलीजियस करते हैं चीज़ों को, सेक्युलरिज्म के अगेंस्ट बात करते हैं कि ऑटोमेटिकली कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी डरने लगेगी कि भाई ये तो हमें एलिमिनेट करने की बात कर रहे हैं। तो ये जो एकोमोडेशन के मॉडल को इंडिया में इतना सक्सेसफुली चलाया गया है, इसको भी इजराइल में चलाने की ज़रूरत है, ऐसा इस आर्टिकल में यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। अब टू स्टेट सॉल्यूशन की अगर बात की जाए तो देखिए इजराइल में टू स्टेट सॉल्यूशन यहाँ पे प्रैक्टिकल नहीं लग रहा है। क्यों प्रैक्टिकल नहीं लग रहा है? क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली ये जो ज्यूज हैं, ये जो इजराइल है, ये टू स्टेट सॉल्यूशन लाने नहीं देगा। बेंजामिन नेतन्याहू एक राइट विंग लीडर है। इनका राइट विंग आइडियोलॉजी क्या बोलती है कि भाई इसको हरा के रखो, ज्यू आइडेंटिटी को हम इंपॉर्टेंस देंगे और मुस्लिम पैलेस्टीनियन आइडेंटिटी को हम बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। तो पहले एक समय पे जो पुराने प्राइम मिनिस्टर से रबाक करके, यासीन रबाक करके इजराइल के, उन्होंने कोशिश की भी थी कि ऑस्लो पीस अकॉर्ड साइन करके कुछ छोटा सा इलाका पैलेस्टीनियंस रहने को दे देंगे, लेकिन बाद में उस चीज़ के ऊपर बात ही नहीं हुई। अब तो बेंजामिन नेतन्याहू ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा वेस्ट बैंक कब्जाना चाहते हैं, ठीक है। अभी ऐसे केस में तो आगे आने वाले समय में भी ये लड़ाई बढ़ती चली जाएगी। अगर इस लड़ाई को रोकना है तो एक ही तरीका है कि भाई अकोमोडेशन, सबको शांति से रहने का मौका दो, सबको अपनी ज़मीन दो और उनको शांति से रहने दो। ज़बरदस्ती उनके जीने में, ठीक है ना, उनकी एग्जिस्टेंस में आप प्रॉब्लम क्रिएट मत करो। दिस इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन। और जो इंडिया में हुआ है वही पूरी दुनिया में होना चाहिए, तब कहीं ना कहीं चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, ऐसा बोला जा रहा है यहाँ पे। इस आर्टिकल में भाई देखिए आईटी रूल्स के बारे में बात की जाएगी। आईटी रूल्स के बारे में मैं आपसे काफ़ी बात कर चुका हूँ। थोड़े इंपॉर्टेंट एक्ट्स के बारे में यहाँ पे बात कर लेंगे, रूल्स के बारे में बात कर लेंगे जिनको हमें जानने की ज़रूरत है। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या बोला जा रहा है, रूल 4 क्लॉज 2 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स रूल्स 2021। ये रूल 4 क्लॉज 2 याद रखिएगा, एग्जाम्स में कोट करने काम करेंगे। क्या करता है ये? It imposes an obligation on significant social media intermediaries providing a messaging function to ensure traceability of the originator of information। ये जो ट्रेसेबिलिटी वाला क्लॉज है ये आईटी रूल्स 2021 के रूल 4 क्लॉज 2 में है। अभी रूल 4 क्लॉज 2 अगर आप कहीं लिखते हो ना तो आपको कुछ एक्स्ट्रा नंबर मिल सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताने वाला हूँ मैं पहले ही बता चुका हूँ, बस रूल के नंबर याद रखना एक्स्ट्रा। कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वो धीरे धीरे करके बताता हूँ। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सरकार ने अलग अलग सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स को बोला कि जो ट्रेसेबिलिटी वाली जो चीज़ है वो आपको करनी पड़ेगी। यानी कल की डेट में हम अगर आपसे पूछते हैं कि ये मैसेज कहाँ से आया
तो आप हमको बताना पड़ेगा मैसेज कहाँ से आया। ये व्हाट्सएप जैसे ऑर्गेनाइजेशन क्या बोल रहे हैं कि अगर हमको एक मैसेज दे के ये पूछा जाएगा कि ये मैसेज कहाँ से आ रहा है, तो हमको हर मैसेज के ऊपर एक आइडेंटिटी और टाइम स्टैम्प छोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। और उसके लिए हमें ओवरऑल अपने ट्रेसेबिलिटी के क्लॉज को वायलेट करना पड़ेगा, जो कि कहीं ना कहीं राइट टू प्राइवेसी केस, पुट्टस्वामी केस के अगेंस्ट जाता है सुप्रीम कोर्ट के। ये बातें यहाँ पे व्हाट्सएप ने कही, और व्हाट्सएप इसको लेके दिल्ली हाई कोर्ट में चला गया है, और सरकार बोल रही है कि क्या जरूरत थी व्हाट्सएप को दिल्ली हाई कोर्ट में जाने की, और प्रॉपर केओस मच गया है। ये सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताई दिया। अब सरकार का यहाँ पे क्या बेसिस है इस ट्रेसेबिलिटी के क्लॉज को पूछने का? सरकार कौन से बेसिस पे ये डिमांड कर सकती है? सरकार ने बोला है कि प्राइवेसी एक एब्सोल्यूट राइट नहीं है, ठीक है, और ट्रेसेबिलिटी का क्लॉज, ट्रेसेबिलिटी का ऑब्लिगेशन प्रोपोर्शनेटली लगाया जा सकता है। कुल मिला के क्या बोला जा रहा है कि राइट टू प्राइवेसी ठीक है, बट अभी प्राइवेसी में आप घर के अंदर बंद होके बम बना रहे हो तो उसकी परमिशन थोड़ी ना है आपको। राइट टू प्राइवेसी लिमिटेड है कि ठीक है भाई, आप अपने घर के अंदर हो, आप आराम से सो रहे हो, आप पर्सनल कैपेसिटी में कुछ कर रहे हो, तो कोई दूसरा जाके आपकी शांति भंग नहीं कर सकता। ये तो चलिए आपके राइट टू प्राइवेसी में आ रहा है, बट अगर आप कमरे के अंदर बैठ करके किसी के खिलाफ चालें चल रहे हो, बम बना रहे हो, कोई पब्लिक के अगेंस्ट का काम कर रहे हो, तो दिस डज नॉट कम्स अंडर योर राइट टू प्राइवेसी। तो कल की डेट में आप कोई धार्मिक सेंटिमेंट्स को, कह सकते हो ना, नुकसान पहुंचाने वाला मैसेज व्हाट्सएप पे सर्कुलेट कर देते हो, तो उसके चलते कहीं दंगे छिड़ जाते हैं। बेंगलोर में दंगे छिड़ गए थे, तो ऐसे केस में क्या आप बोल सकते हो कि भाई मैंने तो मैसेज सर्कुलेट किया था, ये तो मेरी राइट टू प्राइवेसी है? ऑब्वियस सी बात है, राइट टू प्राइवेसी नहीं भाई, तुम्हारे इस मैसेज के चलते दंगे छिड़ गए बाहर। तो यहाँ पे ये जो रूल 4 क्लॉज 2 है, ये क्या कर रहा है? ये बोल रहा है कि वो सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज जिनके 50 लाख से ज़्यादा यूजर्स है, अब समझिए, ये जो ट्रेसेबिलिटी वाला क्लॉज लगाया गया है, ये उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए लगाया गया है जिनके यूजर्स 50 लाख से ज़्यादा हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, व्हाट्सएप के यूजर्स इंडिया में 50 लाख से ज़्यादा है। तो कल की डेट में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म जहाँ पे 50 लाख से ज़्यादा के यूजर्स हैं, अगर उस प्लेटफॉर्म से कोई कोर्ट या कोई गवर्नमेंट एजेंसी मांगती है कि ये पर्टिकुलर मैसेज आपके प्लेटफॉर्म में सर्कुलेट हो रहा है, इसका ओरिजिनेटर बताओ, तो इन प्लेटफॉर्म्स को बताना पड़ेगा इन आईटी रूल्स के हिसाब से। और इस रिस्पेक्ट में अगर आप के एस पुट्टुस्वामी का जजमेंट भी देखोगे तो उसमें ये लिखा हुआ है कि भैया राइट टू प्राइवेसी ठीक है, राइट टू प्राइवेसी है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप राइट टू प्राइवेसी को अनलिमिटेड तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। देयर हैज टू बी सर्टेन सेफगार्ड्स अगेंस्ट अब्यूज। देखिए, के एस पुत्तस्वामी डिसीजन हैज क्लैरिफाइड दैट एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन द राइट मस्ट बी नेसेसरी। अगर आपके राइट टू प्राइवेसी के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन लगाया जा रहा है तो वो रिस्ट्रिक्शन नेसेसरी होना चाहिए। तो अगर आपके ऊपर आपकी राइट टू प्राइवेसी वायलेट हो रही है, तो राइट टू प्राइवेसी वायलेट होने की वजह नेसेसरी होनी चाहिए। समझ गया बात को? तो ये बात यहाँ पे बताई जा रही है। तो मतलब अगर व्हाट्सएप के अंदर कोई एक पर्टिकुलर मैसेज ओरिजिनेट, मतलब सर्कुलेट कर रहा है, और उस मैसेज के चलते प्रॉपर बवाल मच गया, किसी फॉरेन कंट्री के साथ हमारे रिश्ते खराब हो गए, इंडिया के अंदर दंगे छिड़ गए, तो ऐसे केसेस में तो पता करना पड़ेगा ना कि ये न्यूसेंस कौन फैला रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट बात होगी। अच्छा, यहाँ पे गवर्नमेंट के एक और पॉइंट को आपको समझना पड़ेगा। गवर्नमेंट ये नहीं बोल रही है व्हाट्सएप को कि आप डाटा प्राइवेसी मत लेके आओ, एंड टू एंड इंक्रिप्शन मत लेके आओ, आप एंड टू एंड इंक्रिप्शन लेके आओ, लेकिन जब हम इन्फॉर्मेशन दे तो हमको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दो। एट द सेम टाइम एंड टू एंड इंक्रिप्शन लेके आओ। व्हाट्सएप बोल रही कि ऐसा कोई मैकेनिज्म है ही नहीं। व्हाट्सएप बोल रही कि हमारा इंक्रिप्शन तो पूरा बेकार हो जाएगा, मास सर्वेलेंस शुरू हो जाएगा अगर सरकार इस प्रकार की चीज़ें करने लगती है। अब यहाँ पे ये तो हो गई सरकार की फेवर की बात, कुछ सरकार के अगेंस्ट की बात भी कर लेते हैं। राइट टू प्राइवेसी को कुछ इंस्टेंसेस में सरकार वॉलेट कर सकती है, नो डाउट, लेकिन जिन जगहों पे सरकार को क्वेरी करनी है वहां पे इंफॉर्मेशन जानने के रिसोर्सेज अभी भी सरकार के पास अवेलेबल है। मतलब अभी भी सरकार ऑनलाइन ऑफेंसेस को इन्वेस्टिगेट कर सकती है, इंटरमीडिएट से डिजिटल ट्रेल्स पूछ सकती है उन मैसेजेस से रिलेटेड जो कि कहीं ना कहीं पूरे देश में ह्यूमन क्राइम मचा रहे हैं। अगर आप बात करो लॉ इन्फोर्समेंट की, सीधी सीधी बात यहाँ पे ये है, कुछ कुछ चीज़ें, मतलब देखिए, सरकार अपनी बात को ज़बरदस्ती इंप्लीमेंट करवाने की यहाँ पे कोशिश क्यों कर रही है, ऐसा क्यों लग रहा है? पहले क्या था, आईटी एक्ट के अंदर एक प्रोविज़न है जिसको आप बोलते हो सेफ हार्बर प्रोविज़न।
तो ये जो आईटी एक्ट था 2000 का, इसके सेक्शन 79 में सेफ हार्बर प्रोविजन थी। अभी आईटी एक्ट के अंदर भी अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप पे चल रही है किसी अकाउंट से रिलेटेड, तो उसके बारे में व्हाट्सएप से सरकार पूछ सकती है। अभी के जो आईटी रूल्स हैं उसमें सेफ हार्बर प्रोविजन को हटा दिया गया। अब ये सेफ हार्बर प्रोविजन सेक्शन 79 का करता क्या था? ये करता ये था कि भाई ये जो व्हाट्सएप हो गया, यूट्यूब हो गया, इनका स्टाफ को क्रिमिनली लायबल नहीं माना जाएगा सेक्शन 79 ऑफ आईटी एक्ट 2000 के हिसाब से। क्यों? क्योंकि इनके स्टाफ ने थोड़ी ना वो कंटेंट अपलोड किया है यूट्यूब पे, ट्विटर पे, वो तो किसी यूजर ने अपलोड किया है। लेकिन आईटी रूल्स 2021 क्या बोलते हैं कि किसी ने भी अपलोड किया हो, तुम्हें ड्यू डिलिजेंस करना है, और अगर तुमने ड्यू डिलिजेंस नहीं किया यूट्यूब और व्हाट्सएप के स्टाफ में, तो तुम क्रिमिनली लायबल होगे। मतलब कि आईटी एक्ट 2000 में कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी सरकार के ऊपर नियम कानूनों को इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो रिस्ट्रिक्शन सरकार ने आईटी रूल्स 2000 के थ्रू हटा दी हैं। फ्रिक्शन लेस प्रोसेस कर दिया है यहाँ पे सरकार ने, सफिशिएंट चेक्स ले आई है सरकार इन ऑर्गेनाइजेशंस के अगेंस्ट, और अब सरकार कभी भी अपने हिसाब से कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी किसी भी अकाउंट के बारे में इंफॉर्मेशन मांग सकती है, और इंफॉर्मेशन इन कंपनीज को देनी पड़ेगी, नहीं देंगे तो ये फंस जाएंगे। मतलब इनहैंस्ड सर्वेलेंस पावर्स आ गई सरकार के पास। पहले भी सरकार के पास सर्वेलेंस पावर्स थी आईटी एक्ट 2000 के अंदर, बट अब थोड़ा ज्यादा आ गई। मैं आपको एक बात बता दूं, जस्टिस बी एन श्री कृष्णा कमेटी रिपोर्ट आई थी 2018 में। 2018 की जस्टिस बी एन श्री कृष्णा कमेटी रिपोर्ट क्या बोलती है कि सरकार के पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा ओवर रीचिंग पावर है सर्वेलेंस को लेके, खासकर ये ऑनलाइन सर्वेलेंस को लेके। अगर आप बात करो तो देखिए क्या लिखा हुआ है, द गवर्नमेंट ऑलरेडी हैज द एबिलिटी टू एक्सेस इनक्रिप्टेड डाटा अंडर द आईटी एक्ट। आईटी एक्ट के अंदर इनक्रिप्टेड डाटा को सरकार ले सकती है। तो सेक्शन 69 क्लॉज 3 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट एंड रूल 17 एंड 13 of the Information Technology Procedure and Safeguards of Interception Monitoring Decryption of Information Rules 2009 require intermediaries to assist with decryption when they have the technical ability to do so and where law enforcement has no alternatives। तो यहाँ पे इन सेक्शंस के थ्रू ऑलरेडी सरकार के पास ये ताकत है कि वो इनक्रिप्टेड डाटा को अपने साथ ले सकती हैं अगर पब्लिक पर्पस में वो लेना ज़रूरी है, और ये इंटरमीडिएट्स नहीं रोक सकती। लेकिन ये जो आईटी रूल्स हैं ये सरकार को ज़बरदस्त तरीके से एम्पावर कर देते हैं। तो पहले कुछ लीगल और प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को इन्वोक करके जो सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स हैं ये इन्फॉर्मेशन को देने में लेट कर देते थे, इन्फॉर्मेशन को देने में मना कर देते थे। अब तो इनको देनी ही पड़ेगी, नहीं देने देंगे तो इनके ऊपर ही क्रिमिनल चार्जेस लग जाएंगे और इन्हीं को उठा के जेल में बंद कर दिया जाएगा। ये बात यहाँ पे बताई जा रही है। सो दैट इज वाई द गवर्नमेंट इज बीइंग क्रिटिसाइज्ड हियर। मैंने आपके साथ ये आर्टिकल क्यों डिस्कस किया है? मैंने आपके साथ आर्टिकल इसलिए डिस्कस किया है कि आपको मैं कुछ 2-3 चीज़ें बताना चाहता हूँ। पहली बात तो सेक्शन 79 ऑफ आईटी एक्ट याद रखिएगा। सेक्शन 79 ऑफ आईटी एक्ट में सेफ हार्बर प्रोविजंस और ड्यू डिलिजेंस की बात कही गई है। वो ड्यू डिलिजेंस आईटी रूल्स में भी बोले गए हैं, लेकिन अगर ड्यू डिलिजेंस नहीं दिखाया व्हाट्सएप यूट्यूब टाइप की कंपनीज के एम्प्लॉयज़ ने और कोई गलत कंटेंट पड़ जाता है तो क्रिमिनली लायबल हो जाएंगे कौन? आपके ये व्हाट्सएप यूट्यूब का स्टाफ, और उनको सेफ हार्बर की मतलब प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी जो सेक्शन 79 आईटी एक्ट 2000 में मिल रही थी। एक पॉइंट ये याद रखिएगा। फिर एक पॉइंट ये याद रखिएगा, ये जो केएस पुत्तुस्वामी जजमेंट है राइट टू प्राइवेसी वाला, ये केएस पुत्तुस्वामी जजमेंट ने भी ये बोला था कि भाई आप राइट टू प्राइवेसी वॉयलेट कर सकते हो, बट उसके लिए सफिशिएंट रीजंस होने चाहिए। तो राइट टू प्राइवेसी वॉयलेट हो सकती है। डिक्रिप्शन करने के सफिशिएंट पावर सरकार के पास ऑलरेडी थी आईटी एक्ट के अंदर, लेकिन यहाँ पे थोड़ी इनहेंस पावर यहाँ पे सरकार ने ले ली है। सरकार के पास पहले से जो पावर्स थी वो कौन से सेक्शंस के अंदर थी? तो सेक्शन 69 क्लॉज 3 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, रूल 17 एंड 30 ऑफ आईटी रूल्स 2009। ये कुछ अगर स्पेसिफिक पॉइंट्स अगर आप याद रख सकते हो तो डेफिनेटली अगर आप इनको आंसर्स में लिखते हो आपको कुछ एक्स्ट्रा नंबर मिल जाएंगे। दैट इज वाई इन स्पेसिफिक एक्ट्स को मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, फिर बात करते हैं नो कमेंट्स। Some questions at post-match conferences are insensitive, but a player boycott is no solution। यहाँ पे नाओमी ओसाका जी की बात कर रही है। 23 साल की है नाओमी ओसाका, जापान की है। ठीक है, टेनिस की दुनिया में उन्होंने अपना बहुत बड़ा नाम बनाया है। ठीक है भाई, सेकंड इन द वर्ल्ड इनकी रैंकिंग है, 4 ग्रैंड स्लैम टाइटल ये जीत चुकी हैं। ज़बरदस्त इनकी ब्रांड इक्विटी है, और ये स्पोर्ट्स के अलावा और भी बहुत सी बातों पे कमेंट करती हैं, जैसे रेसिज्म पे कमेंट करती हैं, मिक्स लीनेज पे कमेंट करती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इनके फादर हैटी के थे,
इनकी मदर एक जापानीज थी और ये पली बड़ी हैं आपकी यूएसए में। इनको काफ़ी अच्छी ज़िंदगी मिली और ये खुद भी बहुत मेहनती हैं कि इसलिए आज की डेट में इतनी बड़ी प्लेयर है। अगर आप बात करो तो इससे पहले जो फीमेल प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती थी वो थी सेरेना विलियम्स, और अब सेरेना विलियम्स के सामने आ गई हैं नाओमी ओसाका। अब बात यहाँ पे ये है कि ये जो जापानीज स्टार हैं, कहीं ना कहीं इनकी इमेज थोड़ी सी अफेक्ट हो रही है। क्यों अफेक्ट हो रही है? क्योंकि रिसेंटली नाओमी ओसाका ने अनाउंसमेंट की कि ये फ्रेंच ओपन जो पेरिस में हो रहा है वहां पे मीडिया को बॉयकॉट कर देंगे। मतलब इन्होंने ये बोला है कि ये मीडिया के साथ बातचीत करेंगे ही नहीं। आज की डेट में आपने देखा होगा कि एक ट्रेंड सा बन गया है, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे आर्ट्स हो, मैसेंजर्स को बॉयकॉट करने का। ये जो मीडिया होता है इसको मैसेंजर बोला जाता है, क्योंकि मीडिया ही एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कहीं ना कहीं एक प्लेयर या फिर किसी एक रिप्रेजेंटेटिव की बात को लोगों तक पहुंचाता है। हालांकि मीडिया अलग अलग फॉर्म में आ गया है। अब मीडिया जरूरी नहीं है कि जर्नलिस्ट का जत्था आपके सामने आके खड़ा हो रहा है, जो आप जर्नलिस्ट को बोल रहे हो वो रिपोर्ट हो रहा है। आप अगर इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे भी अपनी पोस्ट डाल देते हो तो ये भी एक प्रकार का मीडिया ही हो गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इम्पल्सिव रिएक्शंस टू अ बैड डे एट वर्क। हुआ ये है कि रिसेंटली नाओमी ओसाका के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ गलत सवाल पूछ दिए गए और शायद इनको बुरा लग गया होगा उन सवालों का, तो इन्होंने बोला कि अब मैं मीडिया पर्सन्स को एड्रेस ही नहीं करूंगी। और इस प्रकार की एक्टिविटीज सेरेना विलियम्स और नोवाक जोकोविच के साथ पहले हुई हैं। समझ गए बात को? तो कुल मिला के यहाँ पे नाओमी ओसाका ने बोल दिया कि रोलैंड गोरस के दौरान मैं प्रेस से बात ही नहीं करूंगी। अब जब इनसे पूछा गया कि आप प्रेस से बात क्यों नहीं करोगे, तो उन्होंने बोल दिया कि ये जो प्रेस है ये उल्टी सीधे सवाल पूछती है और खासकर ऐसे सवाल पूछती है जो कि एथलीट्स के मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब कर सकते हैं। खासकर वो एथलीट, वो प्लेयर जो कि मैच में हार गया हो, तो उस हारे हुए प्लेयर से ऐसे उल्टे सीधे सवाल जर्नलिस्ट पूछते हैं कि उसकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो सकती है। इस प्रकार के जो स्टेटमेंट्स आए हैं नाओमी ओसाका की तरफ से, इसको इंटरनेशनल मीडिया में पॉजिटिवली नहीं लिया गया है। क्योंकि यहाँ पे मेंटल हेल्थ के इशू की बात की, मेंटल हेल्थ एक सीरियस इशू है जिसको मजाक मजाक में यहाँ पे नाओमी ओसाका ने बोल दिया। प्लस मीडिया के सामने आके वो नहीं बोलना चाहते। अभी मीडिया के सामने आके नाम बोलने वाली जो बात है उसके ऊपर अगर हम लोग थोड़ी बहुत एनालिसिस करें तो ऐसा बोला जाता है कि देखिए, भले ही आज की डेट में सोशल मीडिया पोस्ट है, अगर नाओमी ओसाका एक इंस्टाग्राम पोस्ट डाल देती तो करोड़ों लोग ऐसे ही पढ़ लेंगे और वैसे ही लोगों को पता चल जाएगा कि वो क्या बोलना चाह रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती है मैच के बाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आप देखो क्रिकेट में, अब जब भी एक मैच खत्म होता है तो उस मैच के एंड पे विराट कोहली और वाइस कैप्टन और बाकी प्लेयर्स जाके मीडिया के साथ बात करते हैं। सेम गोज इन टेनिस एंड फुटबॉल। और इसका एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट होता है कि भाई मैच खत्म होने के बाद आपको मीडिया से बात करनी ही करनी है, आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये बात बोली जा रही है यहाँ पे। तो कुल मिला के जो टेनिस जैसे मैचेस हैं, यहाँ पे नाओमी ओसाका के कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि आपको मैच के बाद मीडिया से बात करनी है। लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रही है, उसके लिए जो भी उनको पेमेंट वगैरह देनी है, हर्जाना दे रही है, वो भर रही है। बट बात यहाँ पे पेमेंट की नहीं, बात ये है कि ये जो मीडिया मेंबर्स है ना, ये भी बहुत अच्छे तरीके से कभी कभी एक्ट नहीं करते। ये भी कभी कभी बहुत उल्टे सीधे और इनसेंसिबल टाइप के सवाल पूछते हैं। लेकिन एक प्लेयर इन इनसेंसिबल टाइप के सवालों को इग्नोर कर सकता है, उसको नो कमेंट बोल के या नेक्स्ट क्वेश्चन बोल के टाल सकता है। पूरे के पूरे मीडिया इवेंट को बॉयकॉट कर देना ये सही नहीं है। और जब इन्होंने फ्रेंच ओपन के मीडिया इवेंट को बॉयकॉट हुआ है तो सुनने में यह आ रहा है कि बहुत सारे ग्रैंड स्लैम्स के कंसोर्टियम ने बोला है कि हम नाओमी ओसाका को ही इजेक्ट कर देंगे टूर्नामेंट से। तो कुल मिला के यहाँ पे बात ये बोली जा रही है कि एक प्लेयर को रिस्पॉन्सिबली एक्ट करना चाहिए और इस रिस्पॉन्सिबली एक्ट करने में मीडिया बॉयकॉट नहीं होना चाहिए। राफेल नडाल जैसे प्लेयर्स ने पहले भी बोला है कि एथलीट्स और मीडिया के बीच का जो तालमेल है वो बना रहना चाहिए। उस तालमेल से एथलीट्स की एक पब्लिक और सोशल इमेज बनती है और कहीं ना कहीं सिर्फ कोर्ट पे परफॉर्मेंस दिखाना ये जरूरी नहीं है, ऑफ द कोर्ट कॉमर्शियली भी चीज़ों के साथ एसोसिएट करना जरूरी है। क्योंकि इन मीडिया इवेंट्स में कॉर्पोरेट्स का पैसा लगा होता है, वहाँ पे कॉर्पोरेट प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग होती है। अभी नाओमी ओसाका जैसी प्लेयर वहाँ पे जाएगी नहीं तो कॉर्पोरेट्स को भी नुकसान होगा। ये कॉर्पोरेट्स काफ़ी सारा पैसा खत्म करते हैं, इनके ब्रांड प्रमोशंस के चलते प्लेयर्स को पैसा मिलता है। तो राफेल नडाल और बाकी प्लेयर्स ने बोला है कि भाई कहीं ना कहीं मीडिया के साथ बातचीत करना जरूरी है। ऑन कोर्ट परफॉर्मेंस के साथ ऑफ कोर्ट परफॉर्मेंस, मीडिया परफॉर्मेंस, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन नाओमी ओसाका इस बात को नहीं समझ पा रही हैं। उसके चलते हो सकता है कि आगे आने वाले समय में अगर वो नहीं सुधरी तो बड़े बड़े ग्रैंड स्लैम्स इनको खुद ही बॉयकॉट कर दें।
ये बात यहाँ पे बोली जा रही है। ठीक है, तो आप जीएस पेपर 4 में नाओमी ओसाका का ये जो अनप्रोफेशनल बिहेवियर है इसको कोट करके बोल सकते हो कि हाँ भाई, बॉयकॉटिंग मीडिया, ठीक है ना, इज इक्विवेलेंट टू शेडिंग ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द पब्लिक एंड टुवर्ड्स द ब्रांड प्रमोटर्स। इस तरीके से करके कोई एक लाइन लिख के आप कह सकते हो कि कोई एक पर्टिकुलर पर्सन जो कि इंपॉर्टेंट पब्लिक पोस्ट में है उसके अपने पब्लिक परसेप्शन को मेंटेन करना भी जरूरी होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा और एक बार जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है उसको चेक करके बताइएगा कि क्या इस प्रकार से आपको एडिटोरियल के नोट्स चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।